Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing good and working hard to achieve your goals, है ना? चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ चुके हैं? कल क्या किया था हम लोगों ने कल किया था स्पीच के बारे में, थोड़ा सा पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ द स्पीच, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है स्पीच के अंदर। लाइक नाउन चाहिए होता है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेशन, काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुई है चीज़ें। यानी कि अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारे बोलने के अंदर हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सीखेंगे सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पूछता है कि सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कैसे हो सकता है या सेंटेंस के पर्पस क्या हो सकते हैं। तो पहले तो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्या रीजंस हो सकते हैं सेंटेंसेस बनाने के। ठीक है, एक तो मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ या फिर कोई स्टेटमेंट दे रही हूँ कि आज दिन बहुत अच्छा है, वेदर इज टू गुड टुडे, या फिर इट इज़ रेनिंग टुडे। तो व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, मैं एक स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ। यानी कि सेंटेंस कैन बी मेड फॉर टू मेक अ स्टेटमेंट। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिसइन्वेस्ट इट्स स्टेक इन द एयर इंडिया। तो क्या कर रही हूँ मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, यानी कि मैं कुछ डिक्लेयर कर रही हूँ कि ऐसा है। रिजल्ट हैज़ अनाउंस्ड, रिजल्ट अनाउंस हो चुकी हैं, इशिका फर्स्ट आई है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, तुषार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, महक, आशा, ये सब क्या है, परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपना। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये मैं बोल रही हूँ आपका कि आप क्या कर रही हैं, आप कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। तो आई एम मेकिंग अ डिक्लेरेशन। तो फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस विच इज़ मेकिंग अ स्टेटमेंट इज नोन एज डिक्लेरेटिव। वट इज़ द फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। आपकी बुक्स में जो था वो मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, बट जो डिटेल्स आपकी बुक्स में नहीं है एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट इट्स इम्पोर्टेंट टू नो, तो मैं वो चीज़ें यहाँ पर लिख कर आपको मेंशन करूँगी। ठीक है, चलिए जी, फर्स्ट हो गया डिक्लेरेटिव। अब सेकंड क्या बोलता है, सेकंड इज टू पोज अ क्वेश्चन। अगर मुझे आपसे पूछना है कि आप सब क्या कर रहे हो, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, तो क्या चीज़ें हैं, मैं पोज करूँगी क्वेश्चन, मैं आपसे कुछ पूछूंगी। जैसे कि इसमें पूछा गया है, वुड दिस स्टेप एनेबल दैम टू टर्न दिस PSU अराउंड। क्या इस स्टेप से PSU का तख्ता पलट हो जाएगा या लॉस मेकिंग एंटिटी कंप्लीटली प्रॉफिट में टर्न हो जाएंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम पोजिंग अ क्वेश्चन। तो आई एम पोजिंग अ क्वेश्चन, इट मीन्स आई एम मेकिंग एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या फिर किस टाइप का सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ मैं, इंटेरोगेटिव। ठीक है जी, चलो जी थर्ड वन के पास चलते हैं। बट नाउ व्हाट इज द थर्ड वन सेइंग, थर्ड वन इज सेइंग गिविंग अ कमांड, स्टैंड अप, गो देयर, क्लोज द डोर, ओपन द डोर। ये सब क्या है, आई एम गिविंग अ कमांड। व्हेन आई एम गिविंग अ कमांड, सजेशन, आइडिया, या फिर किसी भी तरीके से मैं आपको कुछ काम करने के लिए बाध्य कर रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ, पनिशमेंट दे रही हूँ, तो वट आई एम डूइंग इज आई एम गिविंग अ कमांड। ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ ऑनरशिप, यानी कि आपके ऊपर मैं अपना दबदबा, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फ़ायदा उठा रही हूँ, या मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कुछ आपसे। सिर्फ कमांड नहीं, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। एंड दीज सेंटेंसेज आर नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, एंड रिक्वेस्ट इज ऑल्सो इंक्लूसिव इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्या है, मेकिंग एन एक्सक्लेमेशन। मेकिंग एन एक्सक्लेमेशन मतलब कि बहुत, मतलब अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को डिजायर करना, जैसे कि वाओ व्हाट अ बिल्डिंग, या फिर व्हाट अ बिल्डिंग इट इज़, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। तो ये क्या है, हम एक्सक्लेमेशन दे रहे हैं, मतलब हम लोग हैरान हो रही हैं, अपनी एक्सट्रीम फीलिंग को शो कर रही हैं। तो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज आर नोन एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, आपके सब्जेक्ट में नहीं थे ये सब नाम, बट ये नाम इनको बोला जाता है। यानी कि मेक अ स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव, पोज अ क्वेश्चन इज इंटेरोगेटिव, गिव अ कमांड इज इम्पेरेटिव, एंड मेक एक्सक्लेमेशन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जनरली भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज इम्पेरेटिव, व्हाट इज डिक्लेरेटिव। सो व्हाट इज इम्पेरेटिव, विच इज गिविंग एनी कमांड, ऑर्डर, सजेशन और रिक्वेस्ट, दैट इज इम्पेरेटिव। which is simply declaring something, simply making a statement, that is declarative। को इंटेरोगेटिव का तो कोई वो ही नहीं है, मतलब कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं इसमें। जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाए हमें पता चल जाता है कि सामने वाला हमसे कुछ पूछ रहा है। तो जिस चीज़ के पीछे क्वेश्चन मार्क है दैट इज इंटेरोगेटिव, और जिसके पीछे एक्सक्लेमेशन का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सो जिसके पीछे एक्सक्लेमेशन का साइन है वो क्या है, वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्लियर,
चलो जी, तो अब पढ़ते हैं वेरियस पर्पस ऑफ सेंटेंसेस क्या है। तो वेरियस पर्पस ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। वेरियस पर्पस ऑफ सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस क्या है, कुछ शब्दों का समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रामर ऑल्सो लेज डाउन रूल्स फॉर अंग्रेजिंग वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंसेज। अब एक ऑर्डर होता है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। व्हाट इज दैट ऑर्डर? अगर आप सुना हो, आपने बचपन से ग्रामर अगर पढ़ी हो, तो पहली चीज होगी हमारे पास क्या, सब्जेक्ट। दूसरी चीज़ क्या होगी, वर्ब। सेकंड, फर्स्ट या थर्ड जो भी फॉर्म लगा सकते हो आप, वर्ब। तीसरी क्या होगी आपके पास, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये चीज़ है, यहाँ पे मैं वर्ब के नीचे का वन इसलिए माइनस कर रही हूँ क्योंकि आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कुछ भी लग सकते हैं, कोई भी वर्ब हो सकती है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द बेस ऑफ अ सेंटेंस। आई एम एक्सक्लूडिंग द टेंसेज हेयर क्योंकि टेंसेज मैंने अभी तक आपको करवाए नहीं है। सो बेसिकली अगर टेंस भी होगा तो वर्ब में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, बट फॉर्मेट यही रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह का हमारा बेस कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। बेस यही है किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि हमें पता चला कि हमें सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, हमें वर्ब के बारे में पढ़ना है और हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। बट इन योर मॉड्यूल दीज थिंग्स आर नॉट इन डिटेल। सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की बजाय इन्होंने क्या लिया है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट, आइए देखते हैं। तो सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज व्हाट, प्रेडिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मी देन आई एम ए सब्जेक्ट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ताजमहल देन ताजमहल इज अ सब्जेक्ट। अगर आप जिस भी चीज़ की, जिस भी इंसान की बात कर रहे हो वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो रिजल्ट एक सब्जेक्ट है। किसी बीमारी के बारे में, से कोविड के बारे में बात करें तो कोविड इज द सब्जेक्ट। तो क्या है, द पार्ट्स विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। तो सिंपली अगर मैं पूछूं सब्जेक्ट क्या है, फॉर whom वी आर स्पीकिंग अबाउट, यानी कि हीरो ऑफ द सेंटेंस, हीरो के बारे में बात हो रही है। हीरो ऑफ द सेंटेंस मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। आपको अगर इस तरीके से लर्न करना है तो यू कैन लर्न इट। ठीक है, नाउ द प्रेडिकेट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेडिकेट? सब्जेक्ट को छोड़ के जितना काम बच गया सेंटेंस में, जो भी चीज़ें बच गई, दैट इज प्रेडिकेट। यानी कि व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट या फिर विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए उसे ही कहा जाता है कि वो क्या है, वो प्रेडिकेट है। तो यानी कि सब्जेक्ट जो हीरो है, हीरो के बारे में जितनी भी बातें कही जाए वो क्या है, हमारी प्रेडिकेट। यानी कि बेस लाइन ऑफ द हीरो, स्टोरी ऑफ द हीरो इज नोन एज प्रेडिकेट। ठीक है जी, अब उन सब्जेक्ट और उन प्रेडिकेट के बीच में कुछ वर्ड्स होते हैं विच आर नोन एज द फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच नाइदर हैज़ फाइनाइट वर्ब नोर मेक एनी सेंस बाय इटसेल्फ। यानी कि इसके अंदर कोई पर्टिकुलरली वर्ब नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि दैट येलो टी शर्ट या फिर दैट गर्ल इन येलो टी शर्ट। ये सब क्या है, मैं कुछ अधूरे से शब्द बोल रही हूँ, उस अधूरे से शब्दों में क्या हो रहा है, वो फ्रेजेस हो रहा है। जैसे कि डीमेट अकाउंट, यमी, द ताजमहल। अगर मैं कुछ पर्टिकुलर शब्द बोल रही हूँ और जैसे कि अभी आप पूछते हैं, सपोज इस ऑफलाइन क्लास चल रही है, अब बाहर से कहीं से आ रहे हैं और आप पूछते हैं मैम मैं कम इन, तो मैं बोलूँगी येस या फिर कम इन। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूरे सेंटेंसेस नहीं बोल रही, आई एम यूजिंग वन और टू वर्ड्स एंड इट्स मेकिंग अ सेंस, लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं हैं। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो फ्रेज होती हैं। अब फ्रेजेस को उनके ऑर्गेनाइजेशन के टाइप में कई भागों में बांटा गया है। नाउ व्हाट आर दोज टाइप्स? तो फ्रेजेस को जब बांटा गया तो इसको बोला गया, इट कैन बी अ नाउन फ्रेज, इट कैन बी एन एडजेक्टिव फ्रेज एंड इट कैन बी अ एडवर्ब फ्रेज। जो ये डेफिनेशन है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, दिस इज एज पर योर मॉड्यूल, बट एक्चुअल में फ्रेजेस के अलग पार्ट्स होते हैं। एक्चुअल में इन द एक्चुअल सेंस, यानी कि पर्टिकुलर ग्रामर से अगर मैं निकाल के लाऊं तो फ्रेजेस इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। फर्स्ट वन इज योर प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशन याद है, कल की थी हमने। सेकेंड वन इज अवर नाउन फ्रेज। थर्ड वन इज वही वर्ब वाला एंड फोर्थ वन इज दैट इज वो एडजेक्टिव वाला।
ठीक है जी। अब व्हाट इज प्रेपोजिशनल, जो प्रेपोजिशंस को यूज करे, ओवर द टेबल, एट द बोर्ड, इन द रिवर, तो ये सब क्या है, प्रेपोजिशंस को यूज कर रही हैं। तो वो प्रेपोजिशन मतलब विच यूजेस द प्रेपोजिशन, नाउन विच यूजेस द नाउन, यानी कि दैट बॉय या फिर द ताजमहल, द स्कूल, एम्स, तो वो क्या है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज अ नाउन फ्रेज, यानी कि कुछ 2-3 शब्दों का समूह मिलाकर अगर हम किसी के बारे में बात करें तो वो है नाउन फ्रेज। जैसे कि द क्रिकिंग साउंड या फिर द येलिंग साउंड, कोई चिल्ला रहा है, चिल्लाने की आवाज, दैट आइडिया या फिर दैट थिंग विच इज डन, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज नाउन, हमने कल पढ़ा था। ठीक है जी। अब वर्ब, वर्ब फ्रेज मतलब हैव ईटन, हैव यू ईटन, हैव ईटन, तो वो क्या है, मतलब हम वर्ब्स के बारे में बात कर रही हैं, लाइक चॉकलेट्स, है ना। तो आई एम मूविंग, बट शी इज डूइंग, शी इज मूविंग, इज मूविंग, तो हम लोग कई बार बोलते हैं यस कमिंग, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग उसमें वर्ब का फ्रेजेस बना रहे हैं, यानी कि जिसके अंदर वर्ब्स इस्तेमाल है, किसी काम को करने की या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, यानी कि इसमें क्या होता है, जनरली हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। वर्ब के अंदर जनरली देखा जाता है कि हेल्पिंग वर्ब होती है या फिर साथ में वर्ब होते हैं, जैसे कि हैज़ इटन, हैज़ स्लेप्ट, तो उस तरह से हम लोग इसको वर्ब फ्रेजेस बोलते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज विच शोज द क्वालिटी ऑफ व्हाट, विच शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन। एडजेक्टिव में वही था ना, एडवर्ब में क्या था, एडवर्ब में क्वालिटी ऑफ एडवर्ब, नाउ एडजेक्टिव इज क्वालिटी ऑफ द एडजेक्टिव, यानी कि किसी नाउन के बारे में क्वालिटी बता रही है। लुक एट दिस ड्रेस या फिर दिस ड्रेस लुक्स प्रिटी, तो क्या है वो लुक्स प्रिटी किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, वो उस ड्रेसेस के लिए यूज़ हो रहा है या पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, तो दैट इज़ एडजेक्टिव फ्रेज। तो यानी कि यहाँ पर इनका जो काम करने का तरीका है या उनका जो बेस है वो बताएगा कि वो किस चीज़ के लिए आया है, वो क्या बता रहा है। इसका तो बेसिक फंडा यही है कि विद प्रेपोजिशन अगर आ रहा है, यानी कि एट द बोर्ड, इन द रिवर, तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, पर्टिकुलर वर्ड प्रेपोजिशन। तो अगर विद प्रेपोजिशन आ रहा है तो दैट इज प्रेपोजिशनल फ्रेज, विद नाउन आ रहा है दैट इज नाउन फ्रेज, और शोइंग क्वालिटी ऑफ नाउन या डिस्क्राइबिंग नाउन या फिर डिस्क्राइबिंग व्हाट नाउन, इट इज नॉन एज एडजेक्टिव फ्रेजेस। नाउ विल शिफ्ट योर बुक्स, यानी कि एज पर मॉड्यूल हम करेंगे व्हाट इज नाउन फ्रेज, व्हाट इज एडजेक्टिव एंड व्हाट इज एडवर्ब। ये एक्चुअल सिनेरियो है, आपको पता होना चाहिए, और इनके बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है आईसीआई, ऑल्दो आपको पढ़ाता नहीं है, क्योंकि मान के चलते कि आपने बचपन में पढ़ा है, और बचपन का कितना याद है कितना नहीं मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए मैं आपको दोबारा से करवाऊँगी, डिटेल में करवाऊँगी जो चीज़ें जहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो चलिए शिफ्ट हो जाते हैं अपनी बुक्स की तरफ, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। आइए एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। फर्स्ट हमारे पास है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज मतलब जस्ट वर्ब ऑफ एन एडजेक्टिव इज ऑफन डन बाय ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेजेस, सो द एडवर्ब इज ऑफन डन बाय ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एग्जामाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एडवर्ब क्या कर रहा था, किसी वर्ब की, किसी नाउन की, किसी प्रेपोजिशंस की, इन सब चीज़ों की विशेषताएं बता रहा था। नाउ द क्वेश्चन अगर ऐसा है कि ही आंसर्ड र्यूडली, इसमें आंसर कैसे किया, र्यूडली किया, ये क्या है इसका एडजेक्टिव। अब इसी एडजेक्टिव की अगर ये विशेषता बता दे तो ही आंसर्ड इन अ वेरी र्यूड मैनर, तो यानी कि वेरी र्यूड क्या है, वो उसके काम करने को और ज़्यादा इलेबोरेट कर रहा है। नाउ इट इज़ शोइंग द या फिर इट इज़ डिस्क्राइबिंग द एडजेक्टिव टू बियॉन्ड लेवल। सो वो क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को और ज़्यादा इलेबोरेट कर रहा है। नाउ दिस काइंड ऑफ वर्क वेरी र्यूड मैनर इज एन एडवर्ब फ्रेज। So since the phrase very rude manner does the work of an adverb, it is called an adverb phrase. अगर कल जो adverb की definition की थी तो ये वाला point जो है बिल्कुल आपको clear होगा, और कल अगर नहीं किया तो please go to that lecture and read again. ठीक है, he answered in a very rude manner, तो उसने बहुत ही गंदे तरीके से मुझसे बात की, तो बहुत ही गंदा तरीका, very rude manner is our adverb. Clear? चलिए नेक्स्ट है noun phrase. Noun phrase मतलब जिसपे noun के बारे में बात की जाए, नाउन जहाँ पर इंक्लूड होगा। फॉर एग्जाम्पल माई डीमेट अकाउंट हैज़ बिन क्लोज्ड, क्या क्लोज किया गया, किसके बारे में बात हो रही है, डीमेट अकाउंट। सो व्हाट इज द नाउन फ्रेज हेयर, द नाउन फ्रेज हेयर इज डीमेट अकाउंट। ठीक है जी। टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन, प्राइज को जीतना मेरा एम्बिशन है, यानी कि किसी कॉन्टेस्ट में अगर है तो मैं क्राउन जीतना चाहती हूँ, मैं प्राइज जीतना चाहती हूँ, तो टू विन अ प्राइज
यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? दैट आइडिया स्पेसिफिक इज ऑल्सो अ नाउन। कल नाउन पढ़ते हुए हमने किया था कि कोई आइडिया के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट आइडिया इज ऑल्सो अ नाउन। सो टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन, मेरा एम्बिशन है, मेरा सपना है कि मैं उस प्राइज को जीतूँ। तो वो प्राइज जिसके बारे में बात हो रही है, दैट इज सब्जेक्ट हेयर, दैट इज नाउन हेयर। ठीक है। So in the above sentences, utilized words या phrases are known as noun phrases because they are doing the work of a noun, क्योंकि वे noun का काम कर रही हैं। एक्चुअल में वो किसी आइडिया या किसी चीज़ या किसी इंसान के बारे में बता रहे हैं। ऊपर डीमैट अकाउंट इज अ थिंग, इट्स अ कंप्लीट 100% नाउन। अगर आप में से किसी को डाउट है तो प्लीज़ गो बैक टू द नाउन डेफिनेशन। हाँ, यहाँ पर थोड़ा डाउट बच्चों को हो जाता है कि टू विन अ प्राइज, प्राइज जीतना है या विन अ प्राइज, इट्स एन आइडिया, इट्स अ फीलिंग, an idea which can be converted into word या फिर feelings which can be converted into words without exclamation sign is known as a noun। ठीक है, चलो जी। नाउन फ्रेजेस के बाद है हमारे पास एडजेक्टिव। नाउ व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव वो चीज़ होती है जो आपको क्या बताती हैं, जो आपको विशेषताएं बताती हैं, क्वालिफाई करती हैं या फिर इलेबोरेट करती हैं किस चीज़ को? नाउन को। ठीक है। तो यहाँ पर इसका छोटी सी बात अगर देखें तो राज इज़ अ वेल्दी मैन, कैसा इंसान है वो? वेल्दी। तो ये जो वेल्दी वर्ड है ये क्या है इधर? एडजेक्टिव। क्यों? किसकी विशेषताएं बता रहा है ये? राज की। राज को और ज़्यादा इलेबोरेट कर रहा है। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस पे जाइए। राज इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, यानी कि ऑफ ग्रेट वेल्थ या फिर ग्रेट वेल्थ। तो राज कैसा इंसान है? ऑफ ग्रेट वेल्थ। तो ये दोबारा से विशेषताएं तो राज की बता रहा है, बट नाउ इट्स कमिंग एज एन फ्रेजेस। तो ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है सर। इन द सेकेंड सेंटेंस ऑफ ग्रेट वेल्थ ऑल्सो टेल्स अस व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज, इट क्वालिफाइज द नाउन एज एडजेक्टिव डज, हेंस इट इज नोन एज एडजेक्टिव फ्रेज। सो जो फ्रेज नाउन को क्वालिफाई करे या नाउन को इलेबोरेट करे, नाउन के बारे में और विशेषताएं बताए और ज़्यादा उसे जानने में हेल्प करे, दैट पर्टिकुलर फ्रेज इज नोन एज एडजेक्टिव फ्रेज। इन अ सेंटेंस अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें नाउन के बारे में बता रहा है या नाउन को इलेबोरेट कर रहा है या नाउन को ही बता रहा है, जैसे डीमैट अकाउंट, दैट एनिमल या गोल्डन डियर, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये नाउन फ्रेज है। उसके अलावा एडवर्ब फ्रेज यानी कि जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव के आगे लगा हो, एडजेक्टिव के बारे में और चीज़ें बता रहा है, दैट इज आवर एडवर्ब फ्रेज, दैट इज आवर एडवर्ब फ्रेज। ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आगे करते हैं। आगे हमारे सिलेबस के अंदर इसके अंदर ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं था, बट एक्चुअल में इससे ज़्यादा डिटेल में भी होता है। यहाँ पर हमारे कंस्ट्रक्शन का पार्ट ख़त्म हो चुका था सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर मैं बात करूँ, हमने देखा था कि पुरानी चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास। सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हमारे सेंटेंस का फ्रेम होता है। ठीक है जी। सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, वर्ब के बारे में तो हमें पढ़ना ही है, काफ़ी पढ़ना है अभी, क्योंकि हमारे टेंसेस, नाउन्स, वॉइसेस कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसके बारे में हम, वर्ब्स के बारे में तो डिटेल में हम पढ़ेंगे। इससे पहले ऑब्जेक्ट, जो आपकी पूरी बुक में कहीं नहीं है। ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ टू काइंड्स। वट आर दोज टू काइंड्स? द टू काइंड्स आर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कैन बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट and second object can be indirect, यानी कि object can be direct and object can be indirect. Now what is direct object and what is indirect object? जैसे कि अगर मैं सेंटेंस बोलूं, I made पास्ता, मैंने क्या किया? मैंने पास्ता बनाया। ठीक है। अब मैंने कुछ किया है, जो भी मैंने किया उसका डायरेक्ट असर किस पे हुआ या डायरेक्ट रिसीवर कौन था? पास्ता था। जितना भी काम हुआ वो किसके साथ हुआ? पास्ता के साथ हुआ। सो हियर पास्ता इज डायरेक्टली रिसीविंग एक्शन। व्हाट इज पास्ता डूइंग? इज डायरेक्टली रिसीविंग एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? जो भी मैं काम कर रही हूँ वो डायरेक्टली क्या किया? सब्जेक्ट से उसने डायरेक्टली एक्शन रिसीव किया। जैसे आई किक द बॉल, मैंने बॉल को किक किया। सो ये जो किक है वो डायरेक्टली किसको मिली? बॉल को। तो हियर बॉल इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
राइट। अब ये तो हो गया डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, विच इज डायरेक्टली रिसीविंग एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? फॉर whom या फिर विच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज डन। जैसे कि आई मेड माई मदर पास्ता फॉर लंच। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, मैंने अपनी मम्मा के लिए पास्ता बनाया ताकि वो लंच में खा सके। सो व्हाट आई मेड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज पास्ता फॉर whom, my mother. So here my mother is an indirect object. What is my mother? My mother is an indirect object in this sentence, क्योंकि उन्हें डायरेक्टली नहीं मिल रहा बट इनडायरेक्ट जो एक्शन किया गया वो किसके लिए किया गया, my mother. So my mother is also an object here. This is verb and this is subject. Subject is doing something directly for someone else. तो जो डायरेक्टली किया जाए दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके लिए किया जाए दैट इज आवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके लिए काम किया जाए या जिसने काम को सहा, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब जिसके लिए किया जा रहा है वो होगा इनडायरेक्ट, और जो किया जा रहा है दैट विल बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि आई बिल्ट हिम कैस्टल नियर बीच। मैंने बीच के पास उसको एक छोटा सा घरौंदा या कास्टल बनाकर दिया। सो मैंने काम किसके लिए किया, किसी हिम के लिए, से माय ब्रदर के लिए किया। तो मैंने काम इनके लिए किया, लेकिन काम क्या किया, कास्टल बनाया। तो आई इज द सब्जेक्ट, बिल्ट इज द वर्ब, दिस बोथ आर द ऑब्जेक्ट, बट दिस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में। ये जो ऑब्जेक्ट के बारे में था ये आपकी बुक्स में नहीं था, बट फिर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और आपको पता होनी चाहिए, तो यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, कि ये सब चीज़ें क्या हैं। चलो जी, अब इसके बाद एक चीज़ और है जो आपकी बुक में नहीं है एंड आई वॉन्ट कि आपको पता होनी चाहिए, क्लोजेस। क्लोजेस का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? सुना होगा, आई एम श्योर। चलो जी, अब एक सेंटेंस है, ठीक है। अब एक सेंटेंस में ना क्लोज भी हो सकता है। क्लोज मतलब क्लोज ऐसी चीज़ होती है जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। यानी कि एक सेंटेंस होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट एक सेंटेंस के पार्ट होते हैं। अब इनको क्या बोला जा सकता है, इनको क्लोजेस बोला जा सकता है। अब क्लोजेस आप बोलोगे यार ये तो सेंटेंस होता है, क्लोजेस कैसे? आइए पढ़ते हैं। क्लोजेस दो तरह के हो सकते हैं हमारे पास, एक मेन क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, मेन क्लोज को इंडिपेंडेंट भी बोला जाता है और सबऑर्डिनेट क्लोज को डिपेंडेंट भी बोला जा सकता है। नाउ व्हाट द नेम इज डिस्क्राइबिंग, ये मेन है या फिर ये इंडिपेंडेंट है। ये अकेला भी आएगा तो काम चलेगा और ये वाला बंदा अकेला आएगा तो भी काम नहीं चलेगा। अब इसके पास क्या होगा, इसके पास भी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होगा। इसके पास क्या होगा, इसके पास भी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होगा। दोनों के पास दोनों चीज़ें हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बॉस कि जब ये वाला सेंटेंस आएगा, इटसेल्फ मेक्स क्लियर सेंस। ठीक है, ये does not drive full meaning, मतलब complete meaning नहीं देगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ which is made of gold, मैं किसी से बोलूँ which is made of gold, क्या वो समझ पाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? उसे इतना समझ में आएगा कि कुछ चीज़ है जो सोने की बनी है, लेकिन which is made of gold किसके बारे में बात कर रही हूँ बॉस, पता ही नहीं सामने वाले को। सो दिस इज सबऑर्डिनेट क्लोज।
क्लोज। अब इसके अंदर एक सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट है, वर्ब है, सब कुछ है, बट फिर भी कंप्लीट नहीं है। सो इट डजंट डिराइव कंप्लीट सेंस या फिर फुल मीनिंग। तो कंप्लीट तो है ही नहीं, क्लियर सेंस नहीं है इसके पास। चलो जी, अब इंडिपेंडेंट क्लोज में मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा आई हैव अ चेन, मेरे पास एक चेन है। क्या ये सेंटेंस का कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, मतलब मेन सेंटेंस है इसको पढ़ने से? आई हैव अ चेन, क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? बिल्कुल, मेरे पास एक चेन है, सिंपल, ठीक है। अब मैं अगर पूरा सेंटेंस लिखूं, अब अगर मैं एक पूरा सेंटेंस लिखूं, व्हाट पूरा सेंटेंस? आई हैव अ चेन which is made of gold। मेरे पास एक ऐसी चेन है जो कि सोने से बनी है। अब इसमें से अगर मैं आपको छाटने को बोलूँ व्हाट इज मेन क्लॉज एंड व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो क्या आप बता पाओगे मुझे कि आई हैव अ चेन इज द मेन क्लॉज, विच इज मेड ऑफ गोल्ड इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखो, जब हमने इसको अलग अलग पढ़ा तो हम बहुत क्लियर थे, हमें समझ में आ गया कि हम लोग क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज है और क्या मेन क्लॉज है। तो उसी तरह से जब हम लोगों को एक सेंटेंस दिया जाता है तो उसमें से छाटने को बोला जाएगा कि बताओ इसमें से क्या मेन है और क्या सबऑर्डिनेट है। तो आपको उसको बाइफरकेट करके पढ़ना होगा, बाइफरकेट करके पढ़ना होगा। तो क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा कि किसका सेंटेंस इंडिविजुअली क्लियर आ रहा है और किसका नहीं। जनरली वहाँ पर कुछ ना कुछ कंजक्शन वर्ड या WH फैमिली ज़रूर होगी, तो आपको पता चल जाएगा। इज़, वेदर, हाउएवर, कुछ इस तरह के वर्ड्स आपको यूज़ करने को मिलेंगे, वहाँ देखने को मिलेंगे। तो उन वर्ड्स के साथ आप बाइफरकेट कर सकते हो कि किस सेंटेंस का मीनिंग इंडिविजुअली निकल रहा है और किस सेंटेंस का मीनिंग इंडिविजुअली नहीं निकल रहा। ठीक है, चलिए जी। तो ये थी बात हमारी क्लोजेस के बारे में। आपको पता है क्लोजेस के भी सब टाइप्स होते हैं, तो क्लोजेस इज ऑल्सो डिवाइडेड। इसके बारे में बहुत डीप नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि क्लोजेस के सब टाइप्स क्या होते हैं। क्लोजेस जो हैं आपके डिवाइड होता है आपका, फर्स्ट तो हो गया आपका नाउन क्लोज, ठीक है जी। सेकंड हो गया आपका एडजेक्टिव क्लोज, थर्ड हो गया आपका एडवर्ब क्लोज, यानी कि जो नाउन के बारे में क्लोज बताया, यानी कि दैट नाउन, दैट क्लोज विच कंसिस्ट ऑफ व्हाट, नाउन, तो वो क्या हो गए आपकी नाउन क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज जो किसी की विशेषताएं बताए, एडवर्ब क्लोज यानी कि जिसके बारे में एडजेक्टिव के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई, तो वो चीज़ें क्या होंगी, एडवर्ब क्लोज। अब क्लोज ये मेन भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट, मेन या इंडिपेंडेंट, या फिर सबऑर्डिनेट भी हो सकता है। वो क्या होगा, वो आपको देखने से पता चलेगा कि नाउन क्लोज कैसा है, सबऑर्डिनेट वाला है या मेन क्लोज है। सपोज एक एग्जांपल है, आई लव केसरी मूवी which is very popular। तो क्या बोल रही हूँ मैं, आई लव केसरी मूवी, मैं केसरी मूवी बहुत पसंद है मुझे, विच इज़ वेरी पॉपुलर। अब ये जो पॉपुलर है वो नाउन को और ज़्यादा इलेबोरेट कर रहा है, वो बता रहा है, यानी कि ये तो नाउन है बट इसको इलेबोरेट करने वाला सेंटेंस है विच इज़ वेरी पॉपुलर, दैट इज़ एडजेक्टिव क्लोज। जैसे लास्ट सेंटेंस में था हमारे पास विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो उसके अंदर जो गोल्ड है वो भी विशेषता बता रहा है किसकी, चेन की। तो वो जो चेन है वो क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लोज। ये जो पहले वाला है आई लव केसरी मूवी, व्हाट इज दिस, दिस इज आवर एडवर्ब क्लोज, सॉरी नाउन क्लोज। एडवर्ब क्लोज क्या होगा, अब वेरी पॉपुलर है, वेरी पॉपुलर यानी कि पॉपुलर को भी और ज़्यादा इलेबोरेट कर रहा है, तो वेरी पॉपुलर को हम एडवर्ब फ्रेजेस बोल सकते हैं। जनरली ज़्यादातर हमारे एडवर्ब क्लोज कम निकल कर आते हैं, एडजेक्टिव क्लोज और नाउन क्लोज ज़्यादा निकलते हैं इस चीज़ में, बट कहीं ना कहीं एडवर्ब क्लोज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरी पॉपुलर इज एन एडवर्ब फ्रेज नॉट अ क्लोज। जब पूरा ही सेंटेंस आप किसी भी नाउन को और ज़्यादा इलेबोरेट करें, मतलब एडजेक्टिव और वो दोनों चीज़ें साथ में हों, तो उसको एडवर्ब क्लोज भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था पार्ट हमारे क्लोजेस के रिगार्डिंग। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स हमने पढ़ ली है, इसके बारे में इससे ज़्यादा डिटेल में आपकी बुक में नहीं है, बल्कि आपकी बुक से थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में ही हम लोगों ने किया है।
तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना, वीडियोस को जो सुना है उसको राइट डाउन साथ साथ करना, क्योंकि बाद में आपको नहीं मिलेंगी ये चीज़ें। तो साथ साथ लिखते रहो, नोटिंग करते रहो, और इसकी नोटबुक्स प्लीज़ चेक करवाना। इसकी नोटबुक्स आपको मुझे व्हाट्सएप करनी है बनाने के विदिन 24 आवर्स में, यानी कि इस लेक्चर को डिलीवर हो जाएगा उसके विदिन 24 आवर्स यू प्लीज़ सेंड योर नोटबुक्स फॉर चेकिंग। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।